पुराने वक्त की बात है। बगदाद शहर से बाहर एक गांव हुआ करता था जिसका नाम सिमहान था। गांव में एक बुढ़िया रहा करती थी। चूंकि उसका मकान शहर से दूर एक पुरानी बस्ती में था, इसलिए अपनी जरूरत की चीजों को लाने के लिए उसे शहर जाना पड़ता था। गांव और शहर के बीच में जंगल पड़ता था, इसलिए वो अपनी सारी जरूरतों की चीजें एक साथ ले आया करती थी। एक दफा वो गांव से अपनी जरूरत की चीजें लाने के लिए शहर जा रही थी। इतने में जंगल के किनारे दो ठग बैठे थे, जिनकी नजर उस बुढ़िया पर पड़ी। ठगों को पता चल गया कि बुढ़िया के पास काफी माल है और इस वजह से वो इसके पीछे लग गए। दोनों ठग बुढ़िया के पास जमा माल हथियाने की तरकीबें सोचने लगे। उधर बुढ़िया ने भी तो धूप में बाल सफेद नहीं किए थे। वो उन ठगों से खबरदार होकर अपने रास्ते पर चलती गई। जल्दी जल्दी कदम उठाकर दोनों ठग जल्द ही बुढ़िया से जा मिले और बड़े अदब से सलाम करते हुए पूछने लगे, नानी अम्मा कहाँ जा रही हो? बुढ़िया ने उनकी बात सुनकर जवाब दिया, जीते रहो बेटा, यही शहर तक जा रही हूँ। दोनों ठग ने कहा, हम भी शहर ही जा रहे हैं, अच्छा हुआ कि आप मिल गई। चलिए बातें करते करते रास्ता आसानी से कट जाएगा। एक ठग ने पूछा, बड़ी अम्मा आपको शहर में कोई काम है क्या? बुढ़िया ने कहा, बेटी की शादी जो करनी है, दिन रात फिक्र लगी रहती है। महंगाई के जमाने में खर्च ही पूरे नहीं होते, तो एक जेवर रखे हुए थे, सोचा कि उन्हें बेचकर कुछ खर्च पूरे किए जाए। एक ठग ने जवाब दिया, क्यों नहीं, जेवर तो बनाए ही इसलिए जाते हैं कि बुरे वक्त में काम आए। दूसरे ठग ने कहा, अच्छा नानी अम्मा कोई अच्छी सी कहानी सुनाओ ताकि सफर कट जाए। बुढ़िया ने कहा, बात तो ठीक है, लेकिन इस वक्त मुझे कोई अच्छी कहानी याद नहीं आ रही, पहले तुम शुरू करो। इतने में मुझे भी कोई कहानी याद आ जाएगी तो मैं भी तुम लोगों को सुनाऊंगी। पहले ठग ने कहा, नानी अम्मा जग बीती कहानियां तो सुनते सुनते जी भर गया है। इस वक्त मैं आपको एक आप बीती सुनाता हूँ, लेकिन अगर आपने इस वाक्य को झूठ समझा तो आपको अपना एक जेवर हमें देना पड़ेगा। बुढ़िया जो कि पहले से ही खबरदार हो चुकी थी, ये सुनकर ठगों की नीयत को और भी अच्छी तरह से भाप गई। सोचने लगी कि मक्कार धोखेबाज ख्वाह कितनी ही शराफत क्यों न दिखाए, उनसे गाफिल कभी न रहना चाहिए। फिर जरा होशियार होकर बोली, हाँ बेटा, अगर वाकया सच्चा हुआ तो मैं उसे झूठ क्यों समझूंगी। खैर मुझे तो तुम्हारी बात मंजूर है, तुम अपनी कहानी शुरू करो, किसी तरह रास्ता तो कटे। ठग आप बीती सुनाने लगा, मेरे बचपन का वाकया है कि इसी तरह मैं एक गली में जा रहा था। रास्ते में लकड़ी की एक गेंद पड़ी मिल गई। जूं ही मैंने उस गेंद को ठोकर मारी, वो गेंद फट गई और एक जिन इसमें से निकलकर आसमान की तरफ उड़ने लगा। वो ऊपर ही ऊपर उड़ता जा रहा था। मैं टिकटिकी बांधे उसे देखता रहा। फिर यकायक वो मेरी आंखों से ओझल हो गया। आसमान से निगाह हटाकर मैंने जमीन पर पड़ी गेंद की तरफ देखा तो वही जिन फटी हुई गेंद के पास खड़ा था। जो ही मैंने उस जिन की तरफ देखा, वो आंखों के रास्ते मेरे जिस्म के अंदर समाने लगा। जिनका मेरे जिस्म में समाना था कि मैं भी अपने अंदर उड़ने की ताकत महसूस करने लगा और कुछ ही देर बाद मैं खुद भी आसमान की बुलंदियों पर उड़ रहा था। उड़ते उड़ते मेरी मुठभेड़ एक उकाब से हो गई। उकाब ने एक ही झपटे में मेरी दोनों आंखें निकाल ली और अपनी चोंच मार मार कर मुझे एक समंदर में गिरा दिया। अभी ठग ये कहानी सुना रहा था कि कहानी के असर का अंदाजा लगाने के लिए ठग ने पूछा, क्यों नानी अम्मा, मैं झूठ तो नहीं कह रहा? बुढ़िया ने कहा, मुझे यकीन है बेटा, तुम भला झूठ क्यों बोलने लगे? जिंदगी में इंसान को ऐसे ही वाकयात से गुजरना पड़ता है। तुम बिल्कुल सच कह रहे हो। आगे कहो कि समंदर में से तुम जिंदा कैसे बच निकले? ठग ने अपनी कहानी फिर शुरू करते हुए कहा, जैसे ही मैं समंदर में गिरा, मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि मेरा कद बढ़ने लगा है। अभी एहसास की मंजिल शुरू हुई थी कि एक बहुत बड़ी मछली अपना खौफनाक मुंह खोले मेरी तरफ बढ़ने लगी और दूसरे ही लम्हे इसने मुझे निगल लिया। इत्तेफाक से जल्द ही वो मछली एक माहीगीर के जाल में जा फंसी। माहीगीर इतनी बड़ी मछली पाकर बहुत खुश हुआ। उसी दिन शहर के कोतवाल के यहाँ एक शानदार दावत का इंतजाम किया जा रहा था और इसी दावत के लिए मछली फराहम करने का काम उसी माहीगीर को सौंपा गया था। माहीगीर ने इस मछली को जिंदा ही
अपने संदूक में डाला और कोतवाल के यहाँ पहुँच गया। इस कदर उम्दा और बड़ी मछली देखकर कोतवाल ने माहीगीर को ढेरों इनाम दिया और इसी वक्त बावर्ची को बुलाकर हुक्म दिया कि मछली को अच्छी तरह साफ करके ऐसा लजीज पकाया जाए कि मेहमान मुद्दतों इस दावत का मजा याद रखे। मछली की सफाई के लिए बावर्ची अभी अपने औजार ही संभाल रहा था कि लपक कर मछली ने बावर्ची को पकड़ लिया और दूसरे ही लम्हे उसे जिंदा निगल गई। बावर्ची के खादिमों ने शोर मचाया तो कोतवाल मौके पर आ पहुंचे। कोतवाल ने फौरन एक जरा को बुलाकर सारी हकीकत बयान करते हुए कहा कि मछली का पेट आहिस्ता आहिस्ता इस एहतियात से काटा जाए कि बावर्ची सही सलामत बाहर निकल आए। जब मछली का पेट चाक किया गया तो बावर्ची के साथ मैं भी सही सलामत बाहर निकल आया। अचंभे की बात तो ये थी, मेरी आंखें भी बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। अब तो मैं भी दावत के इंतजाम की सारी चहल पहल अपनी आंखों से देख रहा था। बावर्ची के साथ मुझे भी देखकर लोग बहुत हैरान हुए कि मछली के पेट में जाकर बावर्ची 1 से 2 कैसे हो गया। मेरी आप बीती सुनकर कोतवाल मुझ पर बड़े मेहरबान हो गए। उन्होंने पहनने के लिए मुझे खूब अच्छे अच्छे कपड़े दिए और इस दावत में भी शरीक होने को कहा। उसी दिन से शहर का कोतवाल न सिर्फ मुझे अच्छी तरह से जानने लगा बल्कि मेरी इज्जत भी करता है। ठग की आप बीती सुनकर बुढ़िया ने बड़ी बेनियाजी से कहा, बेटा तुम तो बड़े बहादुर निकले, मुश्किल का सामना बड़ी हिम्मत से किया। तुम्हारी हिम्मत और हौसले की जितनी भी दाद दी जाए कम है। ये सुनकर ठगों ने सर पीट लिया। उन्होंने समझा था कि बुढ़िया इस किस्से को झूठ समझेगी और वो उसका जेवर हथिया लेंगे। तीर निशाने पर ना बैठते देखकर दोनों बड़े परेशान हुए, लेकिन अपनी परेशानी को छुपाते हुए बोले, नानी अम्मा अब आप भी कोई ऐसी आप बीती सुनाए जो सच्ची होने के साथ साथ जरा दिलचस्प भी हो। बुढ़िया ने कहा, सच का बोल बाला, झूठे का मुंह काला। जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला तो अब बुढ़ापे में झूठ बोलकर अपनी आखिरत क्यों खराब करोगी। लेकिन अगर तुमने मेरी कहानी को झूठ समझा तो मैं भी तुमसे 1000 दिनार वसूल कर लूंगी, इस उम्मीद पर कि बुढ़िया की कहानी सुनने के बाद एक बार फिर उन्हें बुढ़िया को फंसाने का मौका मिल जाएगा। ठगों ने एक जुबान होकर कहा, हाँ हमें मंजूर है नानी अम्मा। बुढ़िया ने अपनी आप बीती सुनानी शुरू की। मेरा बाप एक किसान था। जब मेरी शादी की तो इसके जहेज में बैलों की एक जोड़ी भी मुझे दी। बहुत ही अच्छी जोड़ी थी। दूर दूर के गांव से लोग उन बैलों को देखने आते थे। एक दिन क्या हुआ कि बाहर खेतों में काम करते करते वो दोनों बैल एक दूसरे से भिड़ गए। एक ने दूसरे बैल के माथे पर ऐसा सींग मारा कि खासा गहरा जख्म हो गया। बहुत इलाज करवाया मगर जख्म ऐसा था कि भरने को ना आता था। एक दिन न जाने कहां से एक कपास का बीज जख्म में जा घुसा। बहुत कोशिश की मगर नहीं निकला। कुछ ही दिनों में वहां एक पौधा उग गया। बढ़ते बढ़ते जब वो खासा बड़ा हो गया तो इसमें ऐसी उम्दा कपास के डोरे लगने लगे कि तुम्हें क्या ही बताओ। हमने कपास जमा करना शुरू कर दी। इस तरह से हमारे पास काफी कपास जमा हो गई। अब तो इस अनोखे बेल की चर्चा और भी दूर दूर तक होने लगी और रोजाना इस बेल को देखने वालों का तांता लगने लगा। हमने बेल को अपनी हवेली में बांध दिया और इस अजूबे को देखने के लिए बेल दीदार के चंदे के तौर पर 4 आने फीस केस पैसे लगा दी। सच पूछो तो इस बेल की बदौलत हमारे दिन फिर गए। बेल दर्शन चंदे के जरिए जब हमारे पास अच्छी खासी रकम जमा हो गई तो हमने कई औरतें रुई बुनने पर लगाई। एक तरफ धुनिये रुई धुन रहे थे, दूसरी तरफ कई औरतें चरखों पर सूट काट रही थी। इसी तरह कई लोग हमारी ही सूट का कपड़ा तैयार करने पर मुकर्रर थे, जिन्होंने बुन बुन कर कपड़ों के अंबार लगा दिए। उन कपड़ों में 2 शॉल खास कर बहुत ही अच्छे बुने थे। एक दिन जब कपड़ों का हिसाब लगाया गया तो पता चला कि वही 2 शॉल चोरी हो गए हैं। बहुत तलाश किए गए मगर आज तक उन शॉल का पता न चल सका। बेटा खुदा झूठ ना बुलवाए, तुम दोनों ने इस वक्त शॉल ओढ़ रखी है, ये वही है। शराफत का तकाजा यही है कि मेहरबानी करके ये शॉल मुझे फौरन वापस कर दो। बुढ़िया की ये बात सुनकर दोनों ठग बड़े परेशान हुए। शर्त हारने के डर से दोनों ने बगैर किसी हुज्जत के अपनी अपनी शॉल बुढ़िया के हवाले कर दी। बुढ़िया ने दोनों शॉल संभाली और कहानी को जारी रखते हुए कहा,
तो हाँ बेटे, इसी कपास से एक जुलाहे ने ऐसी मलमल भी तैयार की थी जिसे पगड़ियाँ बनाने के लिए लोग हाथों हाथ खरीद कर ले जाने लगे। लेकिन देखा तो यहाँ भी मलमल का एक थन चोरी हो गया। बहुत ही तलाश किया मगर इसका भी कुछ पता न लगा। लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि ये पगड़ियाँ जो तुम दोनों ने बांध रखी है यकीनन मलमल के इसी चोरी हो जाने वाले थान की है। अब पासा पलटा देखकर ठग बहुत पछताए कि अब तो लेने के देने पड़ गए। अगर वो पगड़ियाँ बुढ़िये के हवाले नहीं करते तो शर्त के मुताबिक दोनों को 1000 दिनार देने पड़ेंगे। लिहाजा उन्होंने खैरियत इसी में समझी कि पगड़ियाँ भी बुढ़िया के हवाले कर दे। अब वो चूंकि शहर के नजदीक पहुंच गए थे, ये सोचकर कि अगर बुढ़िया ने अपनी कहानी जारी रखी तो कहीं उनके कुर्ते और धोतिया भी ना उतरवा ले। एक ठग ने बात पलटते हुए कहा, नानी अम्मा, आपकी कहानी तो वाकई बहुत सच्ची और दिलचस्प मालूम होती है, लेकिन हमें भूख बहुत लग रही है। खाने के लिए कुछ लाई हो तो हमें भी दे दो। बुढ़िया ने कहा, बस अब तो शहर आया ही समझो, मुझे अपने जेवर बेचने हैं। जब जेवर बिक जाएंगे तो आराम से किसी जगह बैठकर खाना भी खाएंगे। ठग दिल ही दिल में बहुत खुश हुए और सोचा कि अच्छा बुढ़िया, तुम जरा अपने जेवर तो बेच लो, फिर कोई दाव चलाएंगे। आखिर जाएंगी कहाँ ये हमसे बचकर। कुछ ही देर में वो तीनों शहर पहुंच गए। जब वो सुनार की दुकान के करीब पहुंचे तो बुढ़िया ने ठगों के सामने अपने जेवर उतारे और बोली, बेटा ये रही सुनार की दुकान, तुम जरा यही ठहरो, मैं ये जेवर बेचकर अभी आती हूँ। ठग सुनार की दुकान के बाहर बैठ गए और बुढ़िया अंदर चली गई। सुनार ने पूछा, क्या चाहिए अम्मा? बुढ़िया ने कहा, मैं अपने 2 नौकरों को बेचना चाहती हूँ, वही दोनों जो सामने बैठे दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको जरूरत हो तो आप खरीद लीजिए। सुनार ने पूछा, लेकिन आप इन दोनों के कितने पैसे लेंगी? बुढ़िया ने जवाब दिया, सिर्फ 1000 दिनार। सुनार ने कहा, 1000 दिनार तो बहुत ज्यादा है, कुछ कम कीजिए तो बात बन सकती है। मामला तय होने वाला है देखकर बुढ़िया दिखावे के लिए सोच में पड़ गई और सुनार से कहने लगी, जरा रुकिए, मैं नौकरों से भी तो पूछ लूं कि वो दोनों अलग अलग जगह पर बिकना चाहते हैं या दोनों को यही बेच दूं। ये कहकर बुढ़िया ने जरा ऊंची आवाज से पूछा, हाँ बेटे, जरा ये तो बताओ कि एक एक करके बेचूं या दोनों को एक ही जगह फरोख्त कर दूं। ठगों ने समझा कि बुढ़िया जेवरों के बारे में पूछ रही है। वहीं बैठे बैठे दोनों ने जवाब दिया, नानी अम्मा, दोनों को एक ही जगह यहीं पर बेच दीजिए, अलग अलग जगहों पर बेचने की जरूरत नहीं। ये सुनकर सुनार को भी तसल्ली हो गई कि सौदा नौकरों की रजामंदी से तय हो रहा है। इसने खुशी खुशी 1000 दिनार बुढ़िया को थमा दिए। दोनों ठगों के दाम लेकर बुढ़िया दुकान से बाहर निकलने लगी तो ठगों ने फिर से कहा, नानी अम्मा, भूख तो पहले से ही लग रही थी, खाने के साथ साथ अब तो मिठाई भी खाएंगे, जल्दी से हमारा मुंह मीठा करा दीजिए। अब बुढ़िया ने जवाब दिया, घबराओ नहीं बेटा, तुम्हें खाना भी पेश किया जाएगा और मिठाई भी, तुम यही ठहरो। बुढ़िया जब जाने लगी तो एक ठग ने पीछे से फिर आवाज दी, बड़ी अम्मा, मिठाई जरा ज्यादा लाना। बुढ़िया ने कहा, तुम फिक्र मत करो। यही कहते कहते बुढ़िया आंखों से ओझल हो गई और ठग मिठाई के इंतजार में वहीं बैठे बातें करते रहे। सुनार ने जब देखा कि कैसे नौकर है ये बाहर बैठे बातें किए जा रहे हैं, सुनार ने उन्हें अंदर बुलाकर डांटना शुरू कर दिया। दोनों ठग थोड़ी देर तो बिना कुछ कहे चुपचाप सुनार की डांट डपट सुनते रहे, लेकिन जब उन्हें मामला समझ में आया तो बहुत छटपटा उठे। जिंदगी में गालिबन ये पहला मौका था जब उन दोनों ठगों ने भी महसूस किया कि वाकई कभी कभी शेर को सवा शेर भी मिल जाता है। इस कहानी से सबसे बड़ा सबक यही मिलता है कि मुसीबत में सब्र और अकल से काम लेना हर मुसीबत से बाहर निकलने का रास्ता मिल सकता है। उम्मीद है कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।